हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज का मेरे क्लास का टॉपिक है कर चले हम फिदा, जो क्लास 10th का की एक कविता है। और इसके कवि हैं कैफी आजमी। कवि परिचय मैं यहाँ पे छोटा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जीवन परिचय। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। आप 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए। कैफी कलाकारों के परिवार से हैं। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आजमी, बेटी सबाना आजमी मशहूर अभिनेत्री हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ओके, अब इस पाठ का परिचय बता देती हूँ। पाठ का नाम क्या है? तो वो है कर चले हम फिदा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सैनिकों से के बारे में ये कविता है, या सैनिकों के की जो जज्बा होता है, जो उनकी सोच होती है, उसके बारे में कविता है। कर चले हम फिदा पाठ में देश के सैनिकों के बारे में बताया गया है कि जब बात देश देश की हो, देशवासियों के जीवन पर संकट हो, देश की आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए सैनिक अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। सोल्जर्स की बात कही गई है। यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उनकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। मतलब उनकी जो जीवन है वो समाप्त होने का रहता है, वो बलिदानी होने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ, जो कि युद्ध भारत चीन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है, जिन्हें अपने लिए कार्य पर नाज है। इसी के साथ अब इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें अपेक्षाएं, वे देशवासी और कोई हम और आप ही हैं। देशवासियों से अपेक्षाएं क्या है कि हम तो इस दुनिया को रुखसत कर रहे हैं, हम इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन इस देश की जो रक्षा करनी है वो तुम्हें करनी है। ये सारी बातें हम अभी इस कविता में भी पढ़ेंगे। तो पहला काव्यांश। कर चले हैं फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सारे यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ है, वो मैंने यहाँ पे दिया है। फिदा मतलब न्यौछावर होना, हवाले मतलब सुपुर्द करना, सांस थमना मतलब मृत्यु की ओर जाना, मतलब आपकी जो नब्ज है वो रुकने लगी है। ओके। गम दुख बागपन मतलब गर्व से पूर्ण। क्या कह रहे हैं? जब जब लड़ाई होती है किसी भी देश के साथ, किसी भी सैनिकों के साथ उनकी लड़ाई होती है, किसी भी देश के सैनिकों की, जो सोल्जर्स होते हैं उनके मन में क्या भावनाएं आती हैं जब वो बोलते हैं ना कि लड़ने के लिए, युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, ये सारी इस कविता के माध्यम से बताया गया है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम तो चल रहे हैं, कहाँ जाने? अपने देश के लिए फिदा होने जा रहे हैं, अपने तन को न्यौछावर करने जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हमारे जाने के बाद ये वतन, ये देश, वो तुम्हारे हवालों है। ठीक है, मतलब अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सामने से गोलियां चलती हैं, और ये जो पृष्ठभूमि दिखाई गई है, ये भारत चीन का युद्ध दिखाया गया। भारत चीन मतलब सियाचिन। ओके, उस समय वहां पे कितनी ठंड रही होगी, ठंड के नाम से बोलिए, चाहे बोलते ना कि गोलियों से उनकी जो नब्ज है वो जम रही है, मतलब वो रुक रही है। ओके, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने झुकने नहीं दिया। आपने अगर मैप देखा होगा इंडिया का, भारत का जो मैप रहता है, उसको ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो वो, उसको हिमालय को हम अपना सर कहते हैं, मतलब हमारा ताज कहते हैं। ओके, तो सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मतलब हमने हिमालय की रक्षा कर ली है। इसके बदले में क्या हुआ? तो हमारे सर कट गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई गम नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है इस बात का। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते, अब हम मर तो रहे हैं लेकिन गौरवपूर्ण मर रहे हैं, मतलब हम बोलते हैं ना, हम अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं इस देश के लिए, उसका कोई दुख नहीं है, हमें कोई गिल्टी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है हमें। बट अब क्या है? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है। हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है। मैं एक बार इसका अर्थ भी पढ़ देती हूँ। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि हमने अपने जान और तन को देश सेवा में समर्पित कर दिया है। आप यहाँ पे निछावर कर सकते हो, बलिदान वर्ड्स लिख सकते हो, आप जो चाहो लिख सकते हो। अब हम जा रहे हैं, अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। देशवासियों से अनुरोध कर रहे हैं या अपेक्षा कर रहे हैं।
हमारी सांस थम रही है, ठंड से नसें जम रही हैं, हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, फिर भी हमने पीछे हटकर आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। हमारे कटे सिरों यानी शहीद हुए जवानों का हमें गम नहीं है, मतलब हमें कोई दुख नहीं है कि हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे इतने दोस्त मर गए, उनका हमें कोई गम नहीं है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने जीते जी हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सिर हमने हिमालय को दिया गया है, मतलब हमने अपने आप हिमालय को अपना सिर की तरह, ताज की तरह मानते हैं, तो उसमें कभी दुश्मन प्रवेश नहीं कर पाए। मरते दम यह दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा, बागपन उसी का अर्थ है यहाँ पे। हम बलिदान देकर जा रहे हैं, अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में। किसके हाथों में? जो सैनिक बचे हैं उनके हाथों में और देशवासियों के हाथों में, ठीक है। दूसरा काव्यांश। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने का मतलब एक सैनिक जब किसी देश की सेवा के लिए आप जब सैनिक बनते हो तो आपके अंदर एक जज्बा होता है, आपके अंदर एक भावना होती है कि मुझे अपने देश के लिए मर मिटना है, मुझे अपने देश के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मुझे अपने प्राणों की बलिदान भी दे देना है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मतलब जिंदा रहने के बहुत से कारण है, लेकिन अपने देश के लिए बलिदान करना, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करना इस लाइक वो एक अलग रुत है, एक अलग मौसम है, ठीक है। जान देने की रुत रोज नहीं आती, रोज रोज फाइट नहीं होता, रोज रोज हम किसी से युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई युद्ध होता है और कोई सैनिक उस युद्ध में शहीद होता है तो उसके घर तक, घर के लोग तक इस बात को बहुत बोलते हैं ना कि बहुत उत्साह से बताते हैं कि हाँ, हमारे बेटे ने या हमारे घर के एक परिजन ने हम देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये रोज की बात नहीं होती है, बहुत कम लोगों को ये चांसेस मिलता है, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिनको ये अवसर मिलता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी खूह में नहाती नहीं। खूह का मतलब है खून, ओके। हुस्न मतलब क्या होता है? सुंदरता, ओके। इश्क मतलब प्यार। ऐसा आप अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते हो, आप इतने, आप उसके लिए खून से नहाने के लिए तैयार हो, मतलब आप युद्ध लड़ने को तैयार हो, और उस युद्ध में कुछ भी हो जाए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? बलिदान होंगे ना, और बलिदान के लिए ही सैनिक अपने आप को जाते हैं आगे की तरफ। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे दुल्हन जो शब्द लिया गया, आपने देखा होगा दुल्हन को, दुल्हन मतलब रेड, रेड कलर के कपड़े पहनती है, राइट। तो अभी आज वहां पे क्या हुआ है, खूब बोलते ना कि दुश्मन से लड़ाई हुई है, तो पूरी धरती लहूलुहान हो गई है, पूरी धरती खून से नहा गई है। तो एक धरती को क्या मतलब जो हमारी भारत माता, उसको क्या बताया गया है? दुल्हन की तरह दिख रही है, ओके। तो अब क्या करना है, उसकी उसकी देखभाल आगे जो भी है वो तुम्हें करना है। इसका अर्थ मैं एक बार और सरल शब्दों में पढ़ देती हूँ। कवि इस कविता में से यह संदेश देते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलते हैं, परंतु देश के लिए जान देने का मौके कभी कभी ही मिलते हैं। जो जवानी खूह में सरोवर नहीं होती वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। मतलब इस जीवन का क्या, आप अपनी सुंदरता को लेके बैठोगे कि देश के लिए बलिदान होगे, ये बताने की कोशिश की गई है। सैनिक अपने साथियों की संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज धरती दुल्हन बनी है, यानी हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जाने के बाद इसकी रक्षा की जिम्मेदारी अब देशवासियों के हाथ में है। देशवासी मतलब आप और हम, ओके। काव्यांश 3। राह कुर्बानियों की न वीरान हूँ, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कुर्बान होना, बलिदान होना, न्यौछावर होना, ओके। वीरान होना मतलब ये जो गली है, गली का मतलब क्या है? ये जो मतलब होता है ना, ये रास्ता जो है, जो सैनिक सेक्रीफाइस करते हैं अपने जीवन का, फिर नए सैनिक उसमें आते हैं, तो ये कभी वीरान नहीं होता। देश के लिए लड़ने और अपने जीवन को निछावर करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, तो ये कभी वीरान नहीं होता। काफिले, लोगों का समूह, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए आगे खड़े हैं। फतेह का जश्न, फतेह मतलब क्या होता है? जीत। जब आपको किसी चीज से विक्ट्री मिल जाती है, आप जब जीत जाते हो कोई भी जंग, जब आप जीतते हो युद्ध, तो जश्न मनाया जाता है। जश्न का अर्थ होता है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है कि फेस्टिवल जैसा, हम बहुत खुश होते हैं, राइट। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। मतलब अब हम जीत चुके हैं, लेकिन हम फिर भी
इस बोलते हैं ना कि जिंदगी से मिलने मतलब मौत से हम मिलने जा रहे हैं, तो बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। कफन का अर्थ होता है मृत्यु की तरफ जाना, मतलब आपको पता है कि आपने अपने सर पे कफन बांध लिया, कि अब आप आगे बढ़ोगे और आपको देश के लिए निछावर होना है, देश के लिए बलिदान होना है। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि सैनिक हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम तो कफन पहन के जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, आपको आपको इस देश की रक्षा करनी है। अब इस रास्ते को कभी वीरान नहीं होना चाहिए, और भी लोग आए इस देश के लिए, हमेशा जान निछावर करने वाले लोगों का काफिला बढ़ता रहे, और हम इसी तरह अपने आप को सेक्रीफाइस या बलिदान इस देश के लिए करते चले जाएं। ठीक है, सीधा सा अर्थ है। शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि बलिदानों का जो सिलसिला चल पड़ा है, जो कारवां है, ओके, वो कभी रुकना ना पाए, यानी अपने देश के दुश्मनों से रक्षा के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहे। इन कुर्बानियों के बाद ही हमें जश्न बनाने का अवसर मिलेगा। आज हम मृत्यु को प्राप्त होने होने वाले हैं, इसलिए हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, यानी मृत्यु की चिंता ना करते हुए शत्रु के लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी देश के नौजवानों पर है, जो देशवासी है, जो नए बच्चे हैं, उनके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इसके ऊपर तुम्हारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। काव्यांश 4। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम और तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो फोर्थ वाला काव्यांश है वो ये बताने की है कि हमने जीत तो हासिल कर ली है, और हमने एक लाइन खींच दी है, ओके। खींच दो अपने खूह से जमी जमी पर लकीर। खींचना मतलब एक लाइन खींचना, किससे खींचना, तो खूह से, मतलब खून से हमने एक जमीन पर लाइन लकीर खींच दी है, लकीर मतलब लाइन, ओके। इस तरफ आने पाए ना रावण को, यहाँ पे रावण को कंपेयर किया गया है दुश्मन से। दुश्मन कौन है, तो कोई भी देश का कोई भी दूसरे देश का जो सैनिक है वो हमारे लिए एक एज ए दुश्मन की काम किया है, या फिर उसको संबोधित किया गया, तो रावण से उसको कंपेयर किया गया या तुलना की गई है, ओके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता हमारी धरती माता को के साथ उसको कंपेयर किया गया। आपको एक रामायण का एक रामायण का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि सीता जी को रावण अपने साथ उठाकर ले जाता है, और उसी को उन्हीं को लेने के लिए जब राम जाते हैं और रावण का वध करते हैं, ठीक है। बस वही, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, मतलब कोई दुश्मन अगर हमारे देश के अंदर घुसने लगे, तो उसको उसके हाथों को तोड़ दो, उसको काट दो, उसको मार दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, हमारे देश की जो भारत माता है उसको कोई टच ना कर पाए, उसको कोई छू ना पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस देश की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, ठीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम तो जा रहे हैं अपने जीवन को बलिदान करने के लिए, कफन बांध लिया है हमने। अब हमारा जीवन हमारे देश के लिए निछावर करने जा रहे हैं, अब हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन कौन राम है, तो देशवासी राम है। कौन लक्ष्मण है, जो नए बच्चे हैं, जो नए सैनिक बन के आएंगे, वो लक्ष्मण है। तो क्या करना है, राम और लक्ष्मण की तरह तुम्हें इस सीता का दामन बचाना है। हम तो जा रहे हैं, लेकिन पीछे से हमारे जाने के बाद तुम्हें इस धरती की, इस भारत माता की तुम्हें रक्षा करनी है, ठीक है। बहुत सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे अर्थ भी डाल दिया है। सैनिक अपने बलिदान से पहले अपने साथियों से कहते हैं कि आओ हम अपने खून से धरती पर लकीर खींचते हैं, जिससे पार जाने की कोई भी रावण रूपी शत्रु, मैंने कंपेयर किया था एनिमी जैसे कहा गया, या दूसरे देश के सैनिक को कह सकते हो, हिम्मत न कर पाए। भारत माता को सीता समान बताते हुए कि अगर कोई भी हाथ भारत माता की आंचल छूने का दुस्साहस करे तो उसे तोड़ दो। भारत माता के सम्मान को किसी किसी भी तरह की ठेस ना पहुंचे, जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, उसको किसी भी तरह का कोई भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया था, उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता को सुरक्षित करो। अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, मतलब तुम्हारे हाथों में है। तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा कर चले हम फिदा का समरी दिया है, सार जिसको कहते हैं इस कविता का। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि संदेश क्या था इस कविता के माध्यम से, आपने क्या आशय स्पष्ट किया कवि ने, तो आपको ये सार लिखना है वहां पे। मैं एक बार ये सार भी आपके लिए डिस्क्राइब कर देती हूँ या पढ़ देती हूँ। कर चले हम फिदा एक प्रसिद्ध हिंदी कविता है जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, ओके। ओतप्रोत होना मतलब पूरी भरी हुई है। अगर आप इसको सही तरीके से समझते हो और पढ़ते हो, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार, मुझे भी एक मौका मिलेगा तो मैं भी अपने देश के लिए बलिदान कर सकता हूँ, ठीक है।
अपने अपने जीवन का। यह कविता भारत चीन युद्ध पर आधारित है, सैनिकों के त्याग और साहस को दर्शाती है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को दुश्मनों से बचाया। तथा कविता में यह बताया गया है कि ये लोग अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने बिना किसी स्वार्थ या भय के अपने जीवन को बलिदान कर दिया। यही उनकी यही भावना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि देश के प्रति समर्पण और त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। युवा पीढ़ी के लिए यह कविता में गहरी प्रेरणा छुपी है ताकि वे देश प्रेम की भावना को बनाए रखें और अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें। जरूरत पड़ने पर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए वे हमेशा तैयार रहें। कुल मिला के इस कविता का सार ये है कि हमें अपने देश के सैनिकों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उनको मान देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हमारे बोलते हैं ना, हम आज चैन से अगर अपने देश में आराम से बैठे हैं तो कारण क्या है? वो हमारे सैनिक है। ठीक है, तो ये कविता उनको डेडिकेट की गई है, उनको बोलते हैं ना समर्पित की गई। साथ ही साथ उन्होंने जो नए देश के जो नौजवान हैं उनको भी अग्रसर होने के लिए कहा है, वो आगे बढ़ने के लिए कहा है कि तुम भी आने वाले समय में इस देश की रक्षा करने के लिए तुम्हें भी आगे आना होगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें सब कुछ समझा दिया है, आपको सब कुछ बता दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।